नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 8 हिंदी नाटक का आखिरी नाटक जिसका नाम है महाभोज। ठीक है, तो ये महाभोज नाटक जो है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से और ये लिखा है मनु भंडारी जी ने। ठीक है, जब मैंने ये पहली बार नाटक पढ़ा, इससे पहले मैंने इनका उपन्यास पढ़ा था आपका बंटी। तो जब आपका बंटी पढ़ा तो लगा कि ये वही मनु भंडारी हैं जिन्होंने महाभोज नाटक लिखा है या फिर ये वही मनु भंडारी हैं जिन्होंने आपका बंटी लिखा है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अपोजिट रचनाएं हैं। तो क्योंकि जो पहली रचना है इनकी, जब मैंने पढ़ी थी पहली रचना आपका बंटी, तो मुझे लगा कि ये मातृत्व को लेकर के लिखी गई इतनी बेहतरीन कहानी एक स्त्री लिख सकती है। और जब मैंने महाभोज नाटक पढ़ा तो एक राजनीति परिवेश को दिखाने वाला, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है, वो इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो दोनों ही कहानियाँ एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं और दोनों ही एक तरीके से देखा जाए कथा वस्तु दोनों ही कथा वस्तु एक ही लेखिका ने लिखी है, तो ऐसा कभी-कभी विश्वास नहीं होता है। ठीक है? तो इसको पढ़ने से पहले यदि आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है हिंदी ओशन अकेडमी, तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको ये हिंदी ओशन अकेडमी टाइप करना होगा और आपको ईज़िली ये ऐप मिल जाएगी। उसके पश्चात यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं मँगवाए हैं, तो नोट्स को अपने घर में मँगवाने के लिए, अपने एड्रेस तक पहुँचाने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये है नाटक महाभोज नाटक। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में स्थित भानपुरा नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म वर्ष याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनते हैं, तो कम से कम अनुक्रम में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसका जन्म किसके बाद हुआ, तो उसको अनुक्रम में लगाइए, है ना। 1931 अभी हाल ही में एचपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो डॉक्टर तुलसी राम का जन्म पूछ लिया गया था। अब रचना लगी हुई है उनकी मुर्दैया, तो उनका जन्म वर्ष पूछ लिया गया था, है ना? तो कूट वाले जैसे 3-4 अगर कूट बनते हैं, ठीक है? वन लाइनर के रूप में बनते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। महाभोज नाटक का प्रकाशन अगर देखा जाए तो 1982 में हुआ था। अच्छा, एक बात और है, महाभोज जो उपन्यास है, पहले ये उपन्यास के रूप में लिखा गया था 1979 में, 1979 ईस्वी में। फिर इसी नाटक उपन्यास को तब्दील किया गया नाटक की विधा के रूप में, जिसका प्रकाशन हुआ 1982 में। ये 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। उपन्यास अगर पूछा जाता है तो 1989 79 में हुआ था, 1979 में। और जब इसका नाटक का परिवर्तन हुआ नाटक के रूप में तो 1982 में। उनकी विशेष ख्याति कथाकार के रूप में है। मनु जी ने मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 2 नाटक और 3 बाल रचनाएँ लिखी हैं। बहुत ही ज़्यादा समृद्ध इनका ये देखा जाए तो लेखन नहीं रहा है, ठीक है? बहुत सारी ऊपर-नीचे ज़िंदगी इनकी लगी रही है, मतलब एक तरीके से बहुत ही कठिन ज़िंदगी जी है इन्होंने। तो देखा जाए तो 5 कहानी संग्रह ही इनके आए हैं, 5 उपन्यास हैं, 2 नाटक और 3 बाल रचनाएँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है मात्रात्मक रूप में कम है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, ठीक है? जो उसका कंटेंट है इनका, वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? आप कोई भी अगर रचना पढ़ते हैं इनकी, इनकी जो भाषा शैली है, इनका जो शिल्प है, वो बहुत ही सुगठित है और पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कहानी इनकी है मैं हार गई 1957, एक प्लेट सैलाब 1962, यही सच है 1966 और इस पर एक फ़िल्म भी बनी थी। तीन निगाहों की तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978, श्रेष्ठ कहानियाँ आँखों देखा झूठ, अकेली, बंदी, नायक, खलनायक, विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, ये सारी इनकी कहानी है। उपन्यास की बात करें तो 1 इंच मुस्कान 1962 में लिखा गया था, पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था, सह-लेखन में इनका नाम आता है 1 इंच मुस्कान में। और जब मैंने इनका जब एक आपकी कृति लगी है ना, एक और इनकी कृति लगी है, एक तरीके से लेखकीय इनकी वो ग्रंथ कहा जाता है, तो उसमें ये क्लियर भी करती हैं कि 1 इंच मुस्कान मेरी ही कृति थी, लेकिन उसमें नाम जुड़ गया राजेंद्र यादव का। कहती हैं कि सबसे ज़्यादा लेखन मैंने ही इसमें किया था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक चैप्टर पहले मनु जी लिखती थी, फिर दूसरा राजेंद्र जी लिखते थे, फिर तीसरा मनु जी लिखती थी, फिर चौथा राजेंद्र जी लिखते थे, तो इस प्रकार से ये लिखा गया है। आपका बंटी 1971 में आया, कलवा 1971 में, महाभोज 1979 और स्वामी 1982। ठीक है, तो ये उपन्यास है।
मनु जी ने 2 नाटकों का सृजन किया है, बिना दीवारों का घर 1966 और महाभोज उपन्यास जिसका नाट्य रूपांतरण 1982 में हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है तथ्य। एक कहानी यह भी, हाँ, ये आत्मकथा लगी है आपके नेट के सिलेबस में, ठीक है? तो एक कहानी यह भी 2007 में आई थी कृति और इसी एक कहानी यह भी में इन्होंने एक तरीके से लेखकी आत्मकथा है मनु जी की और इसमें ये 1 इंच मुस्कान की बात करते हुए बताती हैं कि ये पूरा उपन्यास उन्होंने ही लिखा था, है ना? प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ 1993 प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण इन्होंने किया। अब चलते हैं जो भूमिका है महाभोज नाटक की उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि उपन्यास में और एक तरीके से देखा जाए तो नाटक में बहुत अंतर होता है। तो किस प्रकार से इन्होंने बताया है कि मंच प्रस्तुति से पहले उनके विचार, उनके जो भावनाएँ रही हैं वो किस प्रकार की रही हैं, तो वहाँ पर लिखती हैं कि महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरना रहा है ना? तो क्योंकि धुन भिन्न ऑब्वियस सी बात है कि रचना अगर एक ही निबंध है तो निबंध तो आप लिखते चले जाएँगे, लेकिन अगर एक तरीके से 2 विधाएँ हैं, अगर उपन्यास है और नाटक है तो दोनों विधाओं में अंतर किस चीज़ का आ जाता है? पात्रों का अंतर आ जाता है, उनके कथनों का अंतर आ जाता है ना? जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो उसका अंतर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का अंतर आ जाता है। स्वाभाविक भी है क्योंकि हर विधा की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग शर्तें। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल-मिल गया था कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखन को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना अपने को अनुपस्थित करके केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी प्रस्तुति को सीमित अवधि और रंग स्थलों में केंद्रित कर देना, ये और ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएं और सीमाएं थी जिनसे बंद कर मुझे अपनी बात कहनी थी। तथ्य के प्रभाव को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार नाटक की अपेक्षाओं और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते जाना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्ध किया। तो बताती हैं कि इस प्रक्रिया को करने में उनको कैसी-कैसी परेशानियाँ आई और किस प्रकार से चीज़ें बदलती चली गईं और बताती हैं कि उपन्यास को बहुत ही निर्मम तरीके से काटना पड़ा, है ना? जब क्योंकि उपन्यास की तो कोई सीमा नहीं है ना, आप कितना भी लिख सकते हैं 250, 300, 400, 500 पेजेज़ का, लेकिन जब नाटक लिखते हैं तो उनको सीमित अवधि में लिखना होता है। तो आगे बताती भी हैं और कहती हैं कि इससे उनकी जो दृष्टि थी उसमें व्यापकता भी आई और बहुत सारी नई दृष्टि का भी विकास हुआ है। उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान उपन्यास है, ना समस्या प्रधान। क्या कहती हैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो महाभोज है ना वो चरित्र प्रधान उपन्यास है और ना समस्या प्रधान। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज़ को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनैतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। तो क्या किस प्रकार का उपन्यास है? स्थिति प्रधान, बहुत इम्पोर्टेंट है। ना चरित्र प्रधान बताती है, ना समस्या प्रधान बताती है महाभोज नाटक को, स्थिति प्रधान उपन्यास के रूप में ये बताती हैं। आज राजनीति को सपनों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनाने की है और लड़ाई की इस विसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे-धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर देता है? यह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी। तो बताती हैं स्थिति प्रधान उपन्यास तो है और यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी है। व्यापक पृष्ठभूमि और चरित्रों की भीड़ वाले इस कथानक को केवल 2 ढाई घंटे की सीमित अवधि में समेटकर नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना, बदलना या नए ढंग से लिखना मेरी मजबूरी थी। ठीक है? तो ये बताती हैं क्योंकि 2 ढाई घंटे कहाँ इसको पढ़ने में अगर आप बैठेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक सिटिंग में आप पढ़ लेंगे, है ना? 2-3 सिटिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही धुरंधर होंगे तो भी एक सिटिंग में नहीं पढ़ सकते इस उपन्यास को। तो बताते और क्यों लेकिन 2 ढाई घंटे तो बैठ के पढ़ा ही जा सकता है।
किसी भी नाटक को, है ना? तो वही बता रही हैं कि नाटक को बेहद निर्ममता से काटना पड़ा, बदलना पड़ा और नए सिरे से लिखना पड़ा। इस प्रयास में मुझे बराबर सहयोग मिला नाटक की निर्देशिका श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी से, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महाभोज नाटक के बारे में बताती हैं कि इसमें मुझे साथ दिया था निर्देशिका श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी जी ने। उनके साथ निरंतर विचार-विमर्श करके जो आलेख तैयार किया, रिहर्सल के दौरान उसमें भी अनेक संपादन, संशोधन करने पड़े। मंच के लिए आलेख के अंतिम रूप तक आने में अमाल अलाना और प्रेम मटियानी के सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त विजय कश्यप और दौल कुमारी का योगदान भी उल्लेखनीय है। शायद दुनिया के हर नाटक को कागज से मंच तक पहुंचने में इसी प्रकार के सहयोगी प्रयासों और सुझावों से गुजरना पड़ता है। तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधार की आवश्यकता महसूस हुई और यह काम उन्होंने मध्यवर्गीय प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से लिया। ठीक है, तो शोध छात्र था महेश, उससे इन्होंने सहायता ली ताकि पूरे नाटक को एक एंगल दिया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ तादाद में स्थापित कर लेता है, उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं ही केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक की समाप्ति पर सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को तो कर देता है कि स्थितियां अब कहने सुनने से परे चली गई हैं, लेकिन न्याय में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत है, कहीं धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यह होता कि महेश किसी प्रकार बिंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता और इस विश्वास की पुष्टि करता कि विद्रोह की आग दबाई तो जा सकती है, पूरी तरह कुचली नहीं जा सकती। बहरहाल दिल्ली के दर्शकों ने जिस गर्मजोशी और लगाव भरे उत्साह से इस नाटक का स्वागत किया, इससे दिल्ली में इसके अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई है। तो बता रही हैं कि कैसा भी हुआ, लेकिन दर्शकों ने बहुत ही गर्मजोशी से इस नाटक का स्वागत किया। बम्बई, कलकत्ता, पटना आदि शहरों से लगातार इसके आलेख की मांगे आ रही हैं और निश्चित है कि वहां भी इसका मंचन होगा। लेकिन क्या यह नाटक कभी उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जिनकी व्यथा कथा इसमें है? इस बात का मुझे पूरी तरह एहसास है कि अल्प साधनों वाली छोटी-छोटी रंगमंडलियों के लिए इस तरह के बहुपात्रीय और रंगस्थलीय नाटकों का मंचन मात्र ही अपने आप में एक भारी समस्या है। लेकिन साथ भी ही यह भी सच है कि इस नाटक के कि यह भी सच है कि इस तरह के नाटक ही रंगकर्मियों के लिए चुनौती भी होते हैं और नए-नए मंच कौशलों या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। आज देश के अनेक भागों में कई नाट्य मंडलियां ऐसी भी हैं जिनके लिए नाटक मात्र एक कला अभ्यास ही नहीं बल्कि सामाजिक जागृति और संघर्ष का हथियार भी है। इनमें से यदि कुछ अपने क्षेत्र में महाभोज का मंचन करें तो यह तय है कि प्रस्तुति इतनी भव्य, कलात्मक और सफल नहीं होगी पर शायद सार्थक अधिक हो, क्योंकि मूलतः यही इस नाटक की आत्मा की मांग है। बड़े-बड़े नगरों के सभ्य नगरों के लिए महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। मनु भंडारी। तो आप इस नाटक को जब सबसे पहले पढ़ेंगे तो एक लाश रखी हुई है, वो बिसु की लाश है। उस लाश को लेकर के बहुत ही तामझाम हो रहा है, पुलिस वाले हैं, नेता नगरी है। क्यों? क्योंकि उस समय सरोहा गांव में चुनाव का माहौल है ना? तो ये बहुत ही निर्मम तरीके की हत्या होती है और किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चलती है वो आप इस नाटक में देखेंगे। तो सभी राजनीतिक पात्रों का पर्दाफाश किया है इस नाटक के द्वारा मनु जी ने। प्रथम प्रस्तुति की बात करें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा हुई थी मार्च-अप्रैल 1982 में और निर्देशन कौन थी? श्रीमती अमाल अलाना और मंच सज्जा की थी श्री निसार अलाना ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पात्रों की बात करें तो दा साहब, मनोहर सिंह, पप्पा साहब, हेमंत मिश्र ये सब भूमिकाएं निभाई थी, है ना? पांडे जी, वागीश कुमार सिंह, लखन, प्रमोद माउथू, जमुना बहन, सुरेखा सीकरी, एसपी अनंग देसाई सिन्हा, डीआईजी सक्सेना व फोटोग्राफर राजू बारोट, दत्ता बाबू, जीपी नामदेव। तो ये सारे ही लोगों ने और जो बिसु जो मृत है वो अनिल कपूर ने भूमिका निभाई थी। भवानी, प्रेम मटियानी, नरोत्तम व मोहन सिंह, रवि झाकल, रत्ती, जीएस वेदी, महेश एवं सूत्रधार विजय कश्यप, बिंदा वसंत जोसलकर, हीरा रघुवीर यादव, थानेदार युवराज शर्मा, जोरावर राजेश विवेक, काशी विनोद वर्मा, रुकमा उत्तरा बावरकर, लठैत इकबाल मेहदी, जोगेश्वर साहू, अमिताभ श्रीवास्तव।
ठीक है? तो इतने लोगों ने भूमिका निभाई थी। बिसु की माँ व जोरावर की लड़की नूतन सूर्य, श्रीमती सिन्हा, उषा बनर्जी। ठीक है, तो गाँव वाले में भी बहुत सारे लोग थे, रवि झाकल, रमेश अथवाल, ओम प्रकाश, भरत सिंह, बासु पाटिल, मास्टर फिलिप, राधे श्याम, नूतन सूर्य, डॉली आहलूवालिया, उषा बनर्जी, आशा देवी, निरुपमा प्रेम मटियानी, तेजपाल, प्रमोद राजदान, बच्चन सिंह, दिलवर सिंह, बालम सिंह, अयोध्या प्रसाद, शिव प्रसाद, यूसुफ खान, राजेंद्र सिंह, मनोहर पिताले, ये सारे ही गाँव वाले की भूमिका में नज़र आते हैं। ठीक है? तो ये देखिए मंच पार्श्व मंचा व्यवस्था में जीएस मराठे, मंच सज्जा सहायक में युवराज शर्मा, इकबाल मेहंदी, मंच निर्माण में दिलीप चंद, वस्त्र सज्जा में अमाल अलाना, सहायक डॉली आहलूवालिया, रवि भाकिल, रघुवीर सहाय, मंच सामग्री में निसार अलाना, सहायक उषा बनर्जी, राजू बारोट जो कि फोटोग्राफर हैं, ओम प्रकाश, प्रमोद राजदान, बासु पाटिल, नूतन सूर्य प्रकाश, परिकल्पना निसार अलाना, जीएस मराठे, सहायक राधेश्याम, रमेश अथवाल, ध्वनि संयोजन एवं संचालन प्रेम मटियानी, पीडी वाल्सन, प्रमोद माउथू, फोटोग्राफर टी विश्वनाथ, एस त्यागराजन, प्रचार सुरेखा सीकरी, प्रेम मटियानी, अनंग देसाई। प्रस्तुति सहायक जीपी नामदेव और राष्ट्रीय नाट्य मंडल के प्रमुख कौन थे? तो मनोहर सिंह। ठीक है, तो ये इस पुस्तक में दिया गया है, तो इसको भी एक बार, 2 बार आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो ये नाटक का कथानक 1977 में घटित बिहार के पटना जिले का बेलछी नरसंहार है। सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है? कोई भी नाटक होता है, फिर कोई भी अगर कृति की जाती है तो समाज साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य में तभी लिखा जाता है जब वो समाज में घटित हो चुका होता है या फिर हो रहा होता है ना? उसी वातावरण को देखते हुए लेखक अपनी कृति में वो सब घटनाएँ लिखते हैं। अब तो विधा इतनी हो गई तो वो किसी भी प्रकार से उस यथार्थ को तब्दील कर सकते हैं अपनी लेखनी के द्वारा, है ना? तो कहाँ की ये घटना है? 1977 में जो बिहार है वहाँ में पटना जिले का बेलछी जो नरसंहार हुआ था, उसी की ये घटना पर आधारित है। महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1982 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंगमंडल द्वारा 1982 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यही एक पहला है जिसका 2 विधाओं में प्रकाशन हो चुका है, उपन्यास में भी और नाटक में भी। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, जैसे शिवपालगंज राग दरबारी आप देखेंगे यूपी का ही वो भी गांव है और सरोहा गांव भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में स्थित है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट रामचंद्र तिवारी का कथन है महाभोज नाटक को लेकर। मनु भंडारी कहती हैं कि उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। यह भी हम लोगों ने भूमिका में पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहती हैं कि महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी है। तो ये जो आखिरी लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना? ये वाला, ये महाभोज की तकलीफ यहाँ से है ना? ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है और स्वयं ही मनु भंडारी जी कहती है। प्रमुख पात्रों को देखें तो विशेषर उर्फ बिस्सू बिस्सू कहकर बुलाते हैं लेकिन इसका असली नाम विशेषर होता है। ये कौन है? हरिजनों का हमदर्द है जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा कर लेने के कारण मार दिया जाता है। कुछ सबूत हाथ में लग जाता है और जैसे ही पता चलता है तो जो नेता के जो आदमी होते हैं वो भिजवा के इसकी जान ले लेते हैं, इसको एक तरीके से मार देते हैं। दास साहब मुख्यमंत्री शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दास साहब। सुकुल बाबू ये कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं सुकुल बाबू। सक्सेना एसपी जो कि हरिजनों की आवाज को कायम रखता है सक्सेना। लखन सिंह दास साहब का विश्वास पात्र सरोहा गांव चुनाव के लिए प्रत्याशी जो सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो लखन सिंह जो है वो सुकुल बाबू के एक तरीके से विपक्ष में खड़ा होने वाला नेता है। बिंदा बिसु का घनिष्ठ मित्र है जिसे बिसु को हत्या के मामले में अंत में झूठा आरोपी सिद्ध किया जाता है और बिंदा को ही बहुत मार लगाई जाती है। बिसु का अभिन्न मित्र होता है। रुकमा बिंदा की पत्नी तथा बिसु की प्रेमिका है। महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार का काम करता है। जमुना बहन कौन है? दास साहब की पत्नी है। हीरा बिसु का पिता है हीरा। जोरावर सरोहा गांव का जमींदार जैसा नव धनाढ़ किसान है जोरावर।
थानेदार सरोहा का थानेदार तथा जोरावर का चमचा है। दत्ता बाबू मशाल पत्रिका के संपादक हैं। भवानी मशाल पत्रिका के सहायक संपादक हैं। नरोत्तम मशाल पत्रिका का प्रेस रिपोर्टर है। 3 है ये रिपोर्ट एक तरीके से रिपोर्टिंग का जो काम करते हैं, दत्ता बाबू, भवानी और नरोत्तम। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। सिन्हा डीआईजी हैं। जोगेसर सरोहा गांव का बनिया है। अन्य पात्रों में देखें तो अप्पा साहब है, रत्ती, मोहन सिंह, काशी, लठैत, लड़के, बेदी, श्रीमती सिन्हा, चौकीदार, कोहली, बेसी, बिहारी आदि। तो ये सारे ही अन्य पात्रों में आते हैं। ठीक है, तो ये राजकीय दांव पेचों को घटित करता हुआ उपन्यास है। इसकी समीक्षा देख लेते हैं। एक विशेषर नामक दलित युवक की मौत पर सारे राजकीय पक्ष तथा पुलिस विभाग और अखबार तंत्र महाभोज करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। सरोहा नामक गांव में 1.5 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है। कितने महीने बाद? 1.5 महीने बाद। इसी गांव के हरिजन युवक विशेषर की अचानक मृत्यु हो जाती है। विशेषर एक ऐसा युवक है जो अन्याय शोषण का विरोध करता था। इसी गांव में महीने भर पहले हरिजन की झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। भारी संख्या में लोग जलकर मर गए थे। तो जो बेलछी नरसंहार हुआ था वो इसी घटना पर आधारित, मतलब एक तरीके से उसी घटना पर आधारित ये नाटक है। गांव स्तब्ध हो गया था। खबर मिलते ही मंत्रियों, नेता लोग, अखबार वाले आकर अपना अपना स्वार्थ साध कर चले गए थे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ था। पुलिस की कार्रवाई भी शंकास्पद रही थी। सरोहा गांव की घटनाएं अब महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू स्वयं उम्मीदवारी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष में दा साहब का विश्वास पात्र लखन सिंह खड़ा होने वाला है। तो कौन सत्ता पक्ष में है इसमें? दा साहब का जो आदमी है लखन सिंह, वो, और उसके विरोध में लड़ रहे हैं कौन? सुकुल बाबू। दा साहब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। एक कर्मठ राजकारणी और गांधी के भक्त हैं। पार्टी पर उनका एक तरफा शासन रहा है। लखन सिंह को टिकट देने में कई लोगों ने विरोध किया था पर दा साहब के आगे किसी की नहीं चली। दा साहब और लखन को बिसु की मौत के पीछे जोरावर का हाथ लगता है और सच में जोरावर ही उसको मारता है, बिसु को। ठीक है। जोरावर सरोहा का एक सिरफिरा जाट था और उसे निम्न जाति वालों का आगे बढ़ना पसंद नहीं था। सुकुल बाबू इस प्रांत में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे सुकुल बाबू और वो कितने वर्ष तक रहे थे? 10 वर्ष तक। उन्होंने जैसे ही बिसु की मौत के समाचार सुने तो तुरंत ही शाम 6 बजे सभा का आयोजन करवा दिया। सुकुल बाबू भाई हरिजन भाइयों के हमदर्द थे क्योंकि वो तो विपक्ष के नेता थे, तो जितना ही हमदर्दी दिखाएंगे उतना ही वोट इनको मिलेगा। सभा में भीड़ रही पर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए यह ना मिली। इधर दास साहब ने राजकीय चाल चलकर मशाल अखबार के संपादक दत्ता साहब को विज्ञापनों का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। मशाल में बिसु की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया। मतलब पत्रिका में कह दिया ये आत्महत्या है, किसी ने हत्या नहीं की है। दास साहब भी सरोहा में एक सभा का आयोजन करवाते हैं। सभा से पहले वह बिसु के घर जाकर बिसु के पिता हीरा को सांत्वना देकर अपने साथ सभा में ले आते हैं। दास साहब अपनी सभा में बिसु की मौत को आत्महत्या करार देते हैं। तभी सभा में बिसु का मित्र जो है बिंदा गरज कर इस बात का विरोध करता है और दास साहब की राजकीय चाल पर प्रहार करता है तथा अपने मित्र बिसु के हत्यारों को पकड़वाने तथा सच्चाई को जनता के सामने लाने की बात करता है। तब दास साहब बिसु की हत्या की जांच करवाने का वचन देते हैं। दास साहब ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी सभा का प्रचार तथा रोजगार योजना की जानकारी गांव वालों को देता है। सरोहा गांव में चुनाव प्रचार का कार्य जोर शोर से हो रहा है। सभी पार्टी वाले अपने पक्ष को जीत के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। तो एक तरीके से राजकीय परिवेश है ना, सत्ता में आने के लिए, सत्ता के लालच के लिए जो हत्या हुई है उससे कैसे हमारी स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, वो सारी चर्चा इसमें होती है। दास साहब ने बिसु की मौत की घटना के लिए फिर से जांच पड़ताल शुरू करवाते हैं। एसपी सक्सेना को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? ये याद रखिएगा, पुलिस वाला एसपी सक्सेना। जून महीने की गर्मी में एसपी सक्सेना सरोहा आते हैं। गांव की भीड़ पुलिस थाने के पास इकट्ठा हो गई है। सक्सेना साहब पहले दिन जोगेसर, महेश बाबू और हीरा के बयान लेते हैं। तो सबके बयान लेना जरूरी होता है। पहले जोगेसर का लेते हैं, फिर महेश बाबू का, फिर हीरा का। हीरा कौन है? जिसकी मृत्यु हुई, उसका बाप है हीरा। दूसरे दिन बिंदा को बुलाया जाता है। बिंदा को बिसु की मौत का दुख है। वह जानता है कि बिसु की हत्या क्यों कर दी गई है। बिसु ने मजदूरों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया था, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार किया था। बिसु का यह रवैया गांव के कई लोगों को पसंद नहीं था क्योंकि निम्न जाति का था। तो होता है ना, निम्न जाति वालों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, वैसे ही खासकर गांव के सरपंच, जोरावर, थानेदार आदि को। बिंदा को जब एसपी साहब सच्चाई की जीत
सच्चाई की ही जीत होगी का विश्वास दिलाते हैं, तब वह उन्हें बिसु द्वारा आगजनी की घटना के प्रमाण दिखाने की बात कहता है। यहाँ पर थानेदार की हरकतें गांव वालों खासकर हरिजन लोगों के प्रति ठीक नहीं है, यह दिखाया जाता है। थानेदार सत्य को जानता है पर उसे दबा देने का प्रयास करता है। उपन्यास की कथा अंत में दास साहब के शातिर व्यक्तित्व को उजागर कराती है। दास साहब के पास एसपी सक्सेना की सीआर मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ गई है। पांडे जी द्वारा दास साहब को पता चलता है कि जोरावर चुनाव में खड़ा हो रहा है। जब जोरावर दास साहब से इसी सिलसिले में मिलने आता है, तब दास साहब उसे एसपी की रिपोर्ट की बात करते हैं कि मौत तुमने करवाई है और इसके पक्के सबूत भी मिल गए हैं। बिसु को चाय में जहर दे दिया गया था और यह काम जोरावर द्वारा भेजे गए टिटहरी गांव के 2 लड़कों ने किया था, है ना? तो टिटहरी गांव के 2 लड़के उनको हायर किया जाता है जहर-वहर खिलाने के लिए, लेकिन काम कौन करवाता है? जोरावर। जब जोरावर को यह जानकारी दी जाती है, तब वह साहब को कैसे भी करके इसमें से खुद को बचाने की विनती करता है। वह कहता है, अब जो भी है आपको ही सुलझाना है। हमारे साथ कुछ उल्टा-सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी ज़िम्मेदारी है यह। कौन बोलता है? जोरावर कहता है दास साहब को। दास साहब जोरावर को बचाना चाहते हैं और बिंदा को फंसाना चाहते हैं। वे डीआईजी सिन्हा को प्रमोशन की लालच देकर सक्सेना की रिपोर्ट को दबाकर उन्हें फिर से नया रिपोर्ट तैयार करवाने की बात करते हैं। आखिरकार मशाल में खबर छप जाती है कि दोस्ती की आड़ में बिसु की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार, है ना? तो पत्रकारों को क्या है, जैसा आप उनको लालच दे दीजिए वैसे ही खबर छप जाती है ना? तो मशाल पत्रिका में ये खबर आती है कि जो दोस्ती है वो उसकी आड़ में जो बिसु की हत्या करने वाला और कोई नहीं उसका ही मित्र है बिंदा। इधर दास साहब ने दांवपेच द्वारा पार्टी के असंतुष्ट लोचन को पार्टी से निष्कासित करवा दिया, तो उधर एसपी सक्सेना को सस्पेंशन लेटर भिजवा दिया। सरोहा में सुकुल बाबू की रैली की चर्चा भी में बिसु की मौत गुम हो गई। हर जगह पार्टियां हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। डीआईजी सिन्हा के घर उनके आईजी बनने की खुशी में पार्टी चल रही है। साथ मशाल अखबार के कार्यालय में दत्ता साहब भी स्टाफ को बूंदी के लड्डू खिला रहे हैं, क्योंकि आज उनको दास साहब की ओर से कागज का डबल कोटा परमिट मिल गया है और साथ ही सरकारी विज्ञापन भी। शुक्ल बाबू अपनी शानदार रैली की सफलता में पार्टी दे रहे हैं। इन सारी पार्टियों के कोलाहल से कटकर 3 लोग रह गए हैं। कौन? सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा। उपन्यास का अंतिम दृश्य रेल डिब्बे में बैठे सक्सेना और रुकमा का आगजनी के प्रमाण बिसु की मौत के प्रमाण को लेकर न्याय के लिए आगे लड़ने जाने के संकेत को उद्घाटित करते हैं। नाटक के अंतिम दृश्य थाने का आता है जिसमें बिंदा कराह रहा होता है। महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता। महेश कौन? सूत्रधार। और नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस उपन्यास में मनु जी ने बताया कि शहर की 3 अलग-अलग कोठियों पर 3 पार्टियां आयोजित होती हैं जिनके ठाकों में बिसु की हत्या हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी में आए लोग मानो गिद्ध हों, जो बिसु की लाश को नोच खरोच के खा रहे हैं। राजनीति में आम जनता के शोषण के बारे में डॉक्टर शशि जैकब ने महाभोज के बारे में कहा है। शशि जैकब का कथन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, कि राजनैतिक स्तर पर नैतिकता का किस प्रकार ह्रास हो चला है, लेखिका मनु भंडारी के उपन्यास में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। कथा सार इसकी क्या है? अब इसके कथन पढ़ लेते हैं। सूत्रधार का पहला कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला? बस एक सांस की डोर, वही टूटी और आदमी वह टूटी और आदमी गया। दृश्य 1 सूत्रधार का कथन। आज तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। महीने भर बाद ही तो चुनाव है, सूत्रधार कहता है। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते कानून भी साला लंगड़ा हो जाता है, ये भवानी कहता है। जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आजादी के बाद देखने को मिला है, वैसा नरोत्तम। सेल सेल, कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का? यदि ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी, नरोत्तम कहता है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है, दास साहब का कथन। आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से, दास साहब का कथन। अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए, दास साहब का कथन।
गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है, दा साहब। अगला है, पैसे ने अहंकार तो दिया संस्कार नहीं, दा साहब का कथन। जाने कौन जहर घुला हुआ है हिया की हवा में कि आदमी साला मिट्टी का लोंदा बन के रह जाता है, तो ये बिंदा कहता है जो बिसु का घनिष्ठ मित्र होता है। कानून साले तो आज बाजारू औरत बिना के छोड़ दिया है। कानून साले को तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया है, जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठा ले, बिंदा कहता है। और आज का अंतिम कथन, राजनीति जहां इस तरह की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो, कितना जरूरी होता है वहां घटनाओं की तह तक जाना, दा साहब का कथन है। ठीक है, आशा करती हूँ ये नाटक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये याद रखिएगा, इसमें कितने दृश्य हैं? तो 11 दृश्य हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें 11 दृश्य हैं। और हम लोगों ने पात्रों की चर्चा करते हुए इस पूरे नाटक को पढ़ लिया है, की भूमिका को भी पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी आप ये अगर ऐप पे देख रहे हैं तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ में, तब तक देखते रहिए, खुश रहिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।